हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार मुखर्जी नगर से स्वागत करता हूं आप लोग का। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इंडियन ज्योग्राफी। देखिए, इसमें 20 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है जो आपके आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा, जिसका मैं फुल डिस्कशन कराऊंगा। ऑल सारा जो आपका ऑप्शन दिया गया सारा उसको मैं एनालिसिस करूंगा। और ये वीडियो जो होगा आपको 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा, जिसमें से मैं सारा कवर करूंगा। ठीक है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। और ये ऑल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ये मेरा यूट्यूब चैनल है फोकस एग्जाम तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, पहला जो क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से वह राज्य जिसकी सीमाएं दो देशों को स्पर्श करती है। देखो, दो पूछा जा रहा है आपसे, दो देशों को स्पर्श करती है, तो दो देशों को आपको उत्तराखंड स्पर्श करती है। अब देखो, उत्तराखंड किसको किसको स्पर्श करता है ये आपको पता होना चाहिए। तो एक भाई ये नेपाल को स्पर्श करता है और दूसरा ये चाइना को स्पर्श करता है। और देखिए, और सारा ऑप्शन को भी मैं ले लेता हूँ। अब देखिए, आपका ये अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और सिक्किम, ये जो तीन आपको जो दिख रहा है स्टेट, ये तीन देशों को स्पर्श करता है। ठीक है, ये तीन देश को स्पर्श करेगा, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो, मैं एक एक करके पहले ऊपर से लेता हूँ। अरुणाचल जो स्पर्श जो आपको करता है भाई, ये आपको करता है चाइना को, ठीक है, और दूसरा भूटान को, और तीसरा म्यांमार को, ये हो गया। अच्छा, अब देखिए इसको लद्दाख को लेते हैं, तो लद्दाख भी तीन देश को स्पर्श करता है। लद्दाख का देखिए कौन कौन स्पर्श करेगा आपको। देखिए, लद्दाख की सीमा एक तो आपको पाकिस्तान से मिलता है, ठीक है, फिर चाइना से मिलता है, और एक जो मिलता है आपको अफगानिस्तान से मिलता है। तो इसको आप याद रखना। और एक बच गया आपका कौन, सिक्किम। देखिए, सिक्किम से भी लेते हैं, तो सिक्किम भी तीन देशों को स्पर्श करता है। एक तो ये नेपाल को टच करता है, ठीक है, दूसरा आपको भूटान को टच करता है, और तीसरा आपको चीन को टच करता है। तो ये आप इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इसको आप याद रखना। ठीक है, दो देशों का स्पर्श करने वाला हो गया आपका उत्तराखंड। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और सिक्किम, ये तीन तीन देश को स्पर्श करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया गया आपके एग्जाम के लिए। निम्नलिखित युग में से विचार कीजिए। देखिए, इस पर कह रहा है कि आपको विचार कीजिए कौन सही है, उस पर आपको आंसर टिक करना है। देखिए, एक तरफ इलायची पहाड़ियाँ हैं, कैमूर पहाड़ियाँ, महादेव पहाड़ियाँ और मिकिर पहाड़ियाँ, और दूसरा जगह एक तरफ पहाड़ी और उसका एरिया, ये कहाँ आपको देखने को मिलता है। तो ठीक है, तो देखो, इलायची पहाड़ियाँ जो आपको पता होगा ये केरला में पाया जाता है, कार्डेमम जो पड़ता है, ठीक है। कैमूर पहाड़ी, तो कैमूर पहाड़ी आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो ये तो आपको बुंदेलखंड में मिलता है। तो चलिए इसको मिला लीजिए। अब मिकिर जो मिलता है ना, एक और क्या गया, महादेव पहाड़ियाँ। तो महादेव पहाड़ियाँ आपको उस साइड में मिलेगा, छोटा नागपुर के एरिया में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब मिकिर आपको असम में देखने को मिलता है। अब उस हिसाब से आप ऑप्शन को छाटिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए, इलायची पहाड़ी, तो इलायची जो हो जाएगा आपका दूसरा है ना क्वेश्चन। देखिए, दूसरा का जो आंसर होगा आपका ये सी होगा, 3 और 4 होगा, ठीक है। 3 और 4 आपका सही है। देखिए, 3 और 4, तो ये दोनों देखो आपका सही है। महादेव पहाड़ियाँ जो है आपका ये मध्य भारत में है, और मिकिर पहाड़ियाँ आपको पूर्वोत्तर भारत में देखने को मिलता है। अब देखिए, ये इलायची पहाड़ियाँ जो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये दक्षिण पहाड़ियाँ में मिलता है, ठीक है। तो आपको इसको ऐसे याद रखना। देखो, ये इलायची पहाड़ी, इलायची जो पहाड़ी जो आपको मिलेगा, जिसको कार्डेमम भी पहाड़ी बोला जाता है जी, कार्डेमम, ये आपको केरला में मिलता है देखने को, ठीक है। तो आप इसको किस लिए फेमस है, तो यहाँ चाय और मसाला के लिए ये फेमस है। तो आपको ऐसे इसको याद रखना, ठीक है। और कौन बच गया, दूसरा आपका था कैमूर। तो कैमूर पहाड़ियों जो आपको देखने को मिलेगा, देखो, कैमूर पहाड़ियाँ जो आपको मध्यवर्ती एरिया में देखने को मिलता है, ठीक है। कहाँ मिलता है, मध्यवर्ती, जो कि ये यूपी का जो भाग है ना, बुंदेलखंड एरिया में, उधर आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग इसको याद कर लेना। ये मिकिर वाला देखो बहुत बार एग्जाम में पूछता है। जो मिकिर है ना भैया, ये असम में पाया जाता है, असम में, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना। बाकी महादेव बता ही दिया आपको, सतपुड़ा में पाया जाएगा, ये छोटा नागपुर एरिया में। चलिए देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी एग्जाम में खूब क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तीसरा नंबर पे आते हैं हम। देखिए, तीसरा नंबर कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ जल विद्युत परियोजना और दूसरी तरफ आपका राज्य देखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं। देखिए, माता टीला परियोजना ना अरुणाचल में नहीं है भैया, यही गलत है। माता टीला परियोजना आपको कहाँ है पता है, माता टीला परियोजना आपको ये अरुणाचल में ना होके ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी पर है जी, बेतवा नदी। अब बेतवा नदी कहाँ पड़ता है, यूपी और एमपी यानी मध्य प्रदेश,
ठीक है। ये दोनों के बीच के ये बॉर्डर बनाता है। ये नदी माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है, तो इसको याद रखना। उकाई परियोजना ठीक है, ये गुजरात में स्थित है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये उकाई कौन नदी है, नदी वाला ही पूछ लेता है। देखो उकाई जो है भैया ये ताप्ती नदी पर है, ये भी आपको याद रखना। और इस सलार परियोजना तो आपको पता है, सलार परियोजना जम्मू कश्मीर में, ये कौन सा नदी पर है, तो ये चिनाव नदी पर है, ठीक है। और आपका एगो सलाल हो गया, एगो विष्णुगढ़ है, तो विष्णुगढ़ आपको पता है उत्तराखंड में स्थित है, ये तो ठीक है। लेकिन कौन नदी ये भी पूछ लेता है, तो ये धौली गंगा नदी में स्थित है, धौली गंगा, ठीक है। तो आप इसको याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये भी मिलान करने के लिए है, उद्गम स्थल पूछा जा रहा है आपसे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में। देखो भाई पूछा जा रहा है कि आपका नदी और उसका उत्पत्ति, मतलब कहाँ से ये सब नदियाँ निकली है, उसके परिप्रेक्ष्य में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये देखिए 4 का जो आंसर होगा आपका बी हो जाएगा। देखिए सिंधु नदी का उद्गम जो होता है ना, सिंधु नदी का उद्गम आपको मानसरोवर से होता है। तो देखिए मानसरोवर कहाँ है, यानी 4 के आपका ये ए का 2 हो जाएगा। और आपका दूसरा जो है देखिए झेलम नदी, तो झेलम नदी यानी बी का 1, देखो बी का 1 यानी झेलम नदी आपको शेषनाग से निकलती है। और एगो चिनाव नदी जो बाड़ालाचा में जो स्थित है ये इसमें हो जाएगा। और रावी नदी आपको पता है रोहतांग दर्रा में स्थित है। चलिए अगला देखिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत में ज्वारीय वनों में किस नाम से जाना जाता है, तो भारत का जो ज्वारीय नदी भारत में ज्वारीय वनों को किस नाम से जाना जाता है। देखो भैया मैनग्रोव मत मार देना आँख बंद कर, खाली मैनग्रोव ही नहीं होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन इसका। देखो मैनग्रोव भी होगा, बेला लांची भी होगा और कच्छ वनस्पति, ये उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि आप लोग का दिमाग सीधा मैनग्रोव पे जाएगा, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत में ज्वारीय वनों को किन नाम या नामों से जाना जाता है, तो ये उपरोक्त सारे, तो इसको आप लोग याद रखना, ठीक है। कौन कौन, एक तो हो गया मैनग्रोव, दूसरा हो गया आपको बेलांचली, और तीसरा कच्छ वनस्पतियाँ, और एक अनुपन, एगो और नाम याद रखना। देखो मैं बताता हूँ आपको, एगो अनूप वन भी होता है, ये भी आपको मैनग्रोव नाम से जाना जाता है। और ये ऐसे वन कहाँ पाया जाएगा पता है, समुद्री तटीय एरिया वाले में आपको देखने को ये सब मिलता है, ठीक है। चलिए जैसे है ना सुंदरवन, आप बहुत बार पढ़े होंगे सुंदरवन, तो ये पश्चिम बंगाल वाला है, ठीक है। तो उसी के ये परिप्रेक्ष्य में ये क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 1958 में हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड की स्थापना कहाँ किया गया था। देखिए हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड ये कहाँ से स्थापना होता है, तो आपका धोनी का जहाँ घर है, MS धोनी, ठीक है, MSD का जहाँ घर है वहीं आपको रांची में ये देखने को मिलता है, तो आप लोग इसको याद रखना। यहाँ सूती कपड़ा वगैरह ये सब बनता है, ठीक है। गिर वाला भी देखो बहुत पूछता है, ठीक है। देखो गिर अभ्यारण्य को किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, तो गिर तो आपको पता है, गिर कहाँ से पड़ेगा आपको, तो ये गुजरात में है, 1973 में इसका स्थापना होता है, तो आपको ये याद रखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कोपेन के वर्गीकरण के DFC प्रकार की जलवायु पाई जाती है। देखो DFC प्रकार के जो जलवायु जो पाया जाएगा वो आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसको आप याद रखना DFC वाला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस मृदा को रेह ऊसर या कल्सर कहा जाता है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेह ऊसर और कल्सर कहा जाता है, तो ये किसको कहा जाएगा, लवणीय मृदा को आपको कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग इसको याद रखिएगा। लवणीय मृदा को आपको कल्सर मृदा भी कहा जाता है। और आपको एक होता है देखिए क्षारीय मृदा भी होता है, तो क्षारीय मृदा आपको जहाँ जल के निकास की सुविधा नहीं होता वहाँ पाया जाता है। इस मृदा में आपको सोडियम हो गया, आपका कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब आपको अधिक मात्रा में देखने को मिलेगा। अब भारत में आपको क्षारीय जो मृदा आपको जो मिलेगा देखने के लिए वो आपको कहाँ कहाँ मिलेगा, तो ये पंजाब में मिल सकता है, आपको हरियाणा में मिल सकता है, राजस्थान में भी मिल सकता है, ये सब क्षेत्र में आपको क्षारीय मृदा देखने को मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है देखिए, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय जैविक कृषि परियोजना कब प्रारंभ किया गया था। देखिए ये भी क्वेश्चन ठीक है, ये कब प्रारंभ किया गया था, तो ये प्रारंभ किया गया था 2004 में प्रारंभ किया गया था, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो ये राष्ट्रीय जैविक कृषि परियोजना के अंतर्गत क्या होता है, तो इसमें मतलब कृषि रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करके, मतलब इसका बैक्टीरिया माइक्रोप्लाज्मा वगैरह आदि का उपयोग करके इसे कृषि में उपयोग किया जाता है। और ये कौन सी, आपसे देखो क्वेश्चन फंसा भी सकता है कि ये कौन सा पंचवर्षीय योजना में आया था, तो ये भी याद रखना भैया 10वीं पंचवर्षीय योजना में आया था, ठीक है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में आपको ये देखने को मिला था, राष्ट्रीय ज्वारीय कृषि परियोजना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, देखते हैं हम।
देखिए अगला जो क्वेश्चन है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का कैसा उदाहरण है। देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा जो उदाहरण जो आपको मिलेगा, ये अध्यारोपित सीमा का उदाहरण मिलेगा। अध्यारोपित सीमा एक्चुअल में होता क्या है ना कि देखिए इसमें दो या दो से अधिक देशों के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण किसी बाहरी यानी बाहरी जैसे औपनिवेशिक शासन ने किया हो, उसी को ही आपको अध्यारोपित सीमा कहा जाता है। अब भारत पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है भैया, ये अध्यारोपित सीमा रेखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए, एशिया की रीढ़ की हड्डी या मेरुदंड किसे कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए एशिया की रीढ़ या हड्डी मेरुदंड किसे कहा जाता है, तो आपको ये किसे कहा जाएगा, ये काराकोरम श्रेणी को कहा जाता है। और ये काराकोरम श्रेणी आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो ये कैलाश श्रेणी तक फैला हुआ है जी। ठीक है, ये कैलाश श्रेणी तक फैला हुआ है। आपको ये आपको पामीर के पठार से आपको इधर से शुरू कीजिएगा तो ठीक है। और देखिए बहुत सारा आपको देखने को मिलेगा, सियाचिन ग्लेशियर देखने को मिलेगा, हिम ग्लेशियर देखने को मिलेगा। एक इससे देखो ये भी पूछा जाता है, ये ट्रांस हिमालयन, देखो मैं बता देता हूँ, ट्रांस जो हिमालयन है, ट्रांस हिमालयन की काराकोरम श्रेणी को ये पूछता है एग्जाम में, श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। तो ये भी याद रखना, अगर ये ट्रांस हिमालयन पूछा जा रहा है तो उसके परिप्रेक्ष्य में अगर एशिया की रीढ़ या बैकबोन ऑफ हाई एशिया भी इसको कहा जाता है, ट्रांस हिमालयन को, तो इसको ये भी आप याद रखना। चलिए, घुमा सकता है क्वेश्चन सेट करने वाला। देखिए अगला क्वेश्चन है, सिंगी खम्बान या शेरमुख किस नदी का उद्गम स्थल है। देखिए ये भी क्वेश्चन ठीक है। देखिए सिंगी खंगवान तथा शेरमुख किस नदी का उद्गम स्थल है, तो ये आपको हो जाएगा सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, सिंधु नदी आपको पता है कि ये मानसरोवर झील से निकलता है, मानसरोवर झील के निकट से ये निकलता है। और यह सिंगी, देखो सिंगी खम्बान और शेरमुख के नाम से भी ये जाना जाता है। तो आपको इसको याद रखना कि भैया इसको सिंगी खम्बान शेरमुख भी बोला जाता है। चलिए, भारत में निम्नलिखित में भारत की जलवायु किस प्रकार का है, तो ये तो क्वेश्चन आपको सबको पता होगा, भारत की जलवायु कैसी है, देख लो इसका ऑप्शन। ठीक है, 4 है, तो आपको पता है मानसूनी जलवायु है। देखिए इसका जो भारत का जलवायु आपको कैसा है, तो मानसूनी जलवायु है। मानसूनी पवन की दिशा आपसे अगर एग्जाम में पूछता है मानसूनी पवन की दिशा, तो ग्रीष्म ऋतु में समुद्र से स्थल की ओर और शीत ऋतु में स्थल से समुद्र की ओर हो जाती है। ये आपको पता होना चाहिए, जस्ट लाइक ये उल्टा होता है। चलिए, भारतीय वन रिपोर्ट 2021 किस तिथि को जारी किया गया था। देखिए ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। वन रिपोर्ट जो जारी किया जाता है, ये किस तिथि को जारी किया गया था, तो ये किया गया था आपको 13 फरवरी 2022 को जारी किया गया था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, निम्नलिखित में से किसे रेह कहा जाता है। देखिए किस मिट्टी को रेह कहा जाता है, आपसे ये पूछा जाता है एग्जाम में। निम्नलिखित में से किसे रेह कहा जाता है। देखिए 6वां नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए भैया लवणीय मिट्टी को ना रेह मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, देखो यहाँ से एक तो लवणीय मृदा हो गया, और ये जैविक वाला भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसको पीट मृदा बोला जाता है। ठीक है, मृदा, तो ये भी याद रखिए। और कौन सा हो गया आपका कपास वाला भी आपसे ये काली मृदा, तो कपास मृदा को काली, जो देखो कपास मृदा को काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी कहा जाता है। ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, सबको पता हो जाता है। चलिए, भूतापीय ऊर्जा का आधारित मणिकर्ण विद्युत षड्यंत्र किस राज्य में स्थित है। देखिए भैया मणिकर्ण किस राज्य में स्थित है, आपको ये बताना है। ये भी क्वेश्चन देखो ठीक है। देखिए भूतापीय ऊर्जा का आधारित मणिकर्ण विद्युत षड्यंत्र किस राज्य में स्थित है, तो ये जो आपको देखने को मिलेगा, आपको ये हिमाचल प्रदेश में देखने को आपको मिलेगा ये मणिकर्ण। तो आपको ये याद रखना, कौन सा जगह से पूछता है, तो ये कुल्लू में स्थित है। ठीक है, चलिए, और ये पता है भूतापीय परियोजना है, ये भूतापीय परियोजना है। चलिए अगला देखिए 8वां नंबर भी क्वेश्चन देखिए ठीक ठाक है। भारत में जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए किस पंचवर्षीय योजना के तहत राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना शुरू किया गया था, तो ये आपको राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना शुरुआत किया गया था। तो ये किया गया था आपको भैया 10वीं पंचवर्षीय योजना। ये क्वेश्चन तो पहले भी आया है,
ठीक है। तो ये 10वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। ये देखो वर्ल्ड लेवल पर भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये सबसे पहले कि मतलब जैविक कृषि अपनाने वाला विश्व में प्रथम जो देश था वो कौन था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, प्रथम देश कौन था, तो ये आपका क्यूबा था, क्यूबा। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि जैविक कृषि अपनाने वाला पहला देश कौन था है, तो ये क्यूबा है। जो मैं डिस्कशन करा रहा हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान देना। इंडियन ऑयल एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ था, देखिए इंडियन ऑयल एंड स्टील कंपनी ISCO की स्थापना किस वर्ष होता है, तो ये आपका होता है 1918 ईस्वी में होता है। ये आपसे पूछा जाता है। और ये कहाँ पे है, तो ये बंगाल में है जी, बंगाल में, ये दामोदर नदी किनारे स्थित है ये बात। ठीक है, इससे क्या प्राप्त होता है, तो इससे ये कोयला प्राप्त होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, पूछा जाता है। इस टाइप से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है एग्जाम में। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े के अनुसार भारत में महिलाओं का साक्षरता दर कितना था। ये भी देखो क्वेश्चन ठीक ठाक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो साक्षरता दर कितना था, आपको महिला का पूछा जा रहा है ना, महिलाओं का साक्षरता दर देखो पूछा जा रहा है। तो महिलाओं का साक्षरता दर कितना था आपका, तो 65.46 था। एक बार देखिए सब पे नज़र डाल लो। ठीक है, भारत का कुल साक्षरता दर कितना है, ओवरऑल की बात करें तो भारत की साक्षरता दर कितना है, तो आपको पता है 74.04% है। ठीक है, महिला का तो आपको बता ही दिया हूँ, महिला का कितना है, तो ये आपको 65.46% है। और अगर पुरुष अगर आपसे पूछा जा रहा है ओनली पुरुष साक्षरता, पुरुष का कितना हो जाएगा, तो 82.14% है। तो ये सारे पॉइंट है जो मैं आपको बहुत कम समय में आपको मैं करवा दिया हूँ, मात्र 10 मिनट में मैं सारा कवर करवा दिया हूँ। तो इसको आप लोग रिवीजन कीजिए। ठीक है, और मेरा यूट्यूब चैनल है फोकस एग्जाम तक। इससे पहले मैंने 3 वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूं, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये सारे एग्जाम के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका जल्द देखने को मिलेगा, तब तक इसको रिवीजन कीजिए। धन्यवाद।